स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड में अपने अग्नि परीक्षा बैच में संस्कृत की क्लास के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम संस्कृत का 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट होना तय है। कल की क्लास में मैंने आपको संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस कराया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सिलेबस की क्लास को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस बताया है, प्राइमरी प्लस वहाँ मैंने संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस बताया है, प्राइमरी और जूनियर। किसका? प्राइमरी और जूनियर दोनों का सिलेबस संस्कृत का बताया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप सिलेबस की क्लास को अभी देख लें। और आज से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। ठीक है, मेरी क्लास का टाइमिंग मैं आपको रोजाना, ठीक है, शाम को 3 बजे आपको मेरी क्लास देखने को मिलेगी। और जिस पेपर आज मैं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रही हूँ, आपके पेपर में पेपर कुछ इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने बैच के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे बैच का नाम है अग्नि परीक्षा बैच, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे मैथ और ईवीएस को शाम को 5 बजे, और मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत और सीडीपी को शाम को 3 बजे, और काजल मैम आपको पढ़ाएंगी हिंदी विषय को। उनका टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पेपर है 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चंस की संख्या 30 होगी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है, कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे कि संस्कृत कितने मार्क्स की आती है। तो आपके एग्जाम में संस्कृत 30 नंबर की आती है। ठीक है, आपको 30 नंबर की संस्कृत आती है, जिसमें से आपको जो मैंने सिलेबस बताया है, व्याकरण का सिलेबस आता है, संस्कृत व्याकरण का सिलेबस आता है, प्लस उसमें पेडागोजी आती है। क्या आती है? पेडागोजी आती है। और एक क्या आता है? एक आता है गद्यांश। क्या आता है? एक आता है गद्यांश। जिस प्रकार से आप लोगों ने सीटेट में एग्ज़ाम दिया है, जिस प्रकार से आपने सीटेट में आपने देखा है कि उसमें एक गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि 2 गद्यांश आते हैं, पेडागोजी आती है, और जो सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जो भी दिए होते हैं, ठीक है, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो संस्कृत में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। क्वेश्चन पेपर आपका 30 मार्क्स का होता है। संस्कृत आपको 30 मार्क्स की आती है, और आपके एग्ज़ाम में, यूपी टेट के आपके एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को कंडक्ट करके जरूर आएँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 11, और ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो बताइए प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। इसको हम विस्तार पूर्वक अपनी क्लासेस में सिलेबस में जानेंगे। ठीक है, इसको हम सिलेबस में जानेंगे विस्तार पूर्वक। और ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका वर्णमाला का टॉपिक है। किसका है? ये आपका टॉपिक जो है वो वर्णमाला का टॉपिक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अव्यांतर, ठीक है, अव्यांतर या अव्यांत्रिक प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मनोरथा उदाहरण है। मनोरथा उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपका किसका है? तो ये क्वेश्चन आपका संधि से आ गया है। क्या आ गया है? ये क्वेश्चन आपका संधि से पूछा गया। तो इससे आप ये
अनुमान लगाएं, ये आप इसमें मेज़र करें, ये आप देखें कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत का टॉपिक है। मनोरथा, मनोरथा उदाहरण है। तो मनोरथा को हम पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या होगा, मना, ठीक है, मना रथ, क्या होगा, मना रथा बराबर क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोरथ। तो इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, इसमें होगी विसर्ग संधि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो शब्दों के संयोग से मिलकर बनती है। ठीक है, दो शब्दों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदाय कारक का सूत्र है। तो आप ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो यह क्वेश्चन आपका बना है कारक से। किससे, यह क्वेश्चन बना है आपका कारक चिन्ह से। किससे, कारक चिन्ह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है चतुर्थी संप्रदाने, ऑप्शन बी है इस्पहेरी स्पित, ऑप्शन सी है रुच्य थाना प्रियमाणम, और ऑप्शन डी है कर्मणा यम, और ऑप्शन डी है कर्मणा यम भी प्रैतिसा संप्रादानम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मणा यम भी पैत्री। ठीक है, पैत्रीसा संप्रदानम किसका सूत्र है, संप्रदाय कारक का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अंतस्थ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका वर्णमाला से पूछा गया है। वर्णमाला से ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि वर्णमाला का वेटेज किस प्रकार से, लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपको पता होगा कि अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है शशशः, यानी कि इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन बी है अड़ यानी कि आयु। ठीक है, ऑप्शन सी है यड़ यानी कि यावा राला, क्या है, यड़ प्रत्याहार यावा राला, और ऑप्शन डी है विसर्ग और अनुनासिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतस्थ वर्ण यारा लावा यानी कि यड़ प्रत्याहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यारा लावा यानी कि यड़ प्रत्याहार कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास में हम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो इसका अनुवाद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद किस प्रकार से होगा। ऑप्शन ए है अहम संस्कृत भाति, ऑप्शन बी है माम संस्कृतम रुचिकरम, ऑप्शन सी है महाम संस्कृतम रोचते, और ऑप्शन डी है मया संस्कृतम रोचते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाम संस्कृतम रोचते। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाम संस्कृतम रोचते। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से महाम संस्कृतम रोचते यानी कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, यानी कि महाम यानी कि मुझे, संस्कृत यानी कि संस्कृतम, रोचते यानी कि अच्छी लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है शिशुम, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है शिशुम मोदिकाए रोदिति, उदाहरण है शिशुम मोदिकाए रोदिति, उदाहरण है। तो किसका ये उदाहरण है? ऑप्शन ए है इस्पहेरी, ऑप्शन ए है इस्पहेरी पसित का, ऑप्शन बी है तादत्त चतुर्थी बाच्या का, ऑप्शन सी है रुच्य ध्यानानम प्रीणमाणम का, ऑप्शन डी है हित योगे चा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि शिशुम मोदिकाए रोदती उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तदार्थ चतुर्थी बाच्या, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि छात्र, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? जब कोई वाक्य किसी नियोजन के लिए किया जाए, यानी किसी कार्य के लिए किया जाए, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि शिशुम मोदिकाए रोचित, ठीक है। तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगा किसमें? शिशुम मोदिकाए रोदिति, उदाहरण किसका है? चतुर्थ। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है उच्चय उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए कि उच्चय उदाहरण है तो किसका है? निलयलंग, तो किसका उदाहरण है? नियत लिंगम का। ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है आलिंग का, और ऑप्शन नंबर डी है अनियत निलिंग। क्या होगा? अनियत लिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि उच्चय उदाहरण है। उच्चय किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो उच्चय है वो आलिंगन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आलिंगन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये लिंग के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे उच्चय है, उसी प्रकार से एक होता है निश्चय, ठीक है। निश्चय होता है, कृष्ण होता है, श्री होता है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी आलिंगन के उदाहरण हैं। किसके? आलिंगन के उदाहरण हैं। आलिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार किसे कहते हैं? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है यड़ प्रत्याहार, ऑप्शन बी है सल प्रत्याहार, ऑप्शन सी है हर्ष प्रत्याहार, और ऑप्शन नंबर डी है वश प्रत्याहार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए क्या है? यड़ प्रत्याहार। यड़ प्रत्याहार में मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्शन ए है यड़ प्रत्याहार। तो यड़ प्रत्याहार में मैंने आपको क्या बताया था? इसमें आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, क्या होंगे? यारा लावा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? शल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? ठीक है, ठीक है। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? तो शल प्रत्याहार। क्या है? शल प्रत्याहार ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आते हैं शा, शा, शा,
हाँ, ठीक है। ये किस में आते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्याहार के कितने प्रकार हैं? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 और सल प्रत्याहार होते हैं 42। कितने होते हैं? 42, ठीक है। और प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। कितनी होती है? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है पठानी रूप है। पठानी रूप है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में लकार का भी बनेगा, क्योंकि लकार से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। अभी हमने कौन कौन से टॉपिक देखे? संधि से आपको क्वेश्चन देखने को मिला, उसी प्रकार से वर्णमाला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? और कारक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पठानी रूप है, यानी कि लकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पठ धातु लट लकार, ऑप्शन बी है पठ धातु लिड लकार, ऑप्शन सी है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष, और ऑप्शन डी है पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पठानी रूप किस लकार में निहित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि पठानी रूप पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है, ठीक है। तो इसमें हम देख ले, तो यह क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है छा मिलकर बना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कशा मिलकर बना है, यानी कि छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है छा मिलकर बना है। छा से क्षत्रिय वाला छा मिलकर बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कशा, ऑप्शन बी है का और छा, ऑप्शन सी है चा और छा, और ऑप्शन नंबर डी है चा और शा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो का शा है, यानी कि छा है, छा से क्षत्रिय वाला है, इसे हम सही भाषा में कशा कहते हैं। क्या कहते हैं? कशा कहते हैं। ये का और शा से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? जो छा है क्षत्रिय वाला, इसे हम कशा कहते हैं। ये का और शा से मिलकर बना होता है। किससे? का और शा से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अट प्रत्याहार के वर्ण है। ऑप्शन ए है स्वर और है, ऑप्शन ए है स्वर तथा हा र, हा टिक हो गया है, यहाँ पर होगा स्वर तथा हा या बा र। क्या होगा? हा या बा र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा? स्वर और हा या वा र, ठीक है। ऑप्शन बी है अयुट, ऑप्शन सी है एयो और हरट, और ऑप्शन डी है आई उट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अट प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से ऑप्शन में होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर तथा है बरट, यानी कि है बरट। ये क्या होगा? हा, क्या होगा? हा या बा र, ठीक है। क्या होता है? जब मैं आपको प्रत्याहार पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि है वर्ड क्या है, कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सारे प्रत्याहारों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कारका में यदि प्रकृति है क्रा तो प्रत्यय है। तो क्रा कौन सा प्रत्यय है? ठीक है। तो कारक में यदि प्रकृति है तो क्रा प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है घजिया, यानी कि घा और झिया, ठीक है। ऑप्शन बी है त्रच,
ऑप्शन डी है अंगड़म्बुलु, ठीक है, क्या है, गिड़म्बुलु, ठीक है, अड़म अड़म कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, अड़ा कहते हैं, तो क्या होगा, एड़म्बुल। और ऑप्शन सी है ल्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन ए है द्वादश, ऑप्शन बी है अधिहरि, ऑप्शन सी है राजपुरुष और ऑप्शन नंबर डी है पीतांबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा द्वादश, यानी कि संख्यावाचक समास, यानी कि द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास, राजपुरुष राजा का पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। पीतांबर में कौन कौन से समास हैं, तो इसमें कर्मधारय भी है। कर्मधारय क्यों है कि पीला अंबर, यानी कि जब कपड़े की विशेषता, पीला अंबर की विशेषता बताई जाए तब कर्मधारय होगा। और अगर इसमें बहुव्रीहि कब होगा, जब बहुव्रीहि कब होगा, तो बहुव्रीहि होगा कि पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिहरि, क्या होगा, अधिहरि। अव्ययी भाव में क्या होता है, जिनमें उपसर्ग आते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से ख्यात है। तो कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से ख्यात है, यानी कि जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है ब्रह्मांड पुराण और ऑप्शन नंबर डी है बृहदारण्य ऑप्शन डी है बृहदारण्य को उपनिषद, क्या है, बृहदारण्य को उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायण, क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है ज्ञा, ऑप्शन सी है झा और ऑप्शन नंबर डी है भा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो ज्या को कहते हैं। तो ये किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्माण जा और इया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जा और इया के द्वारा किया जाता है। जबकि और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि कशा, जिसको हम छा क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है, ये का और शा से मिलकर बनता है। किससे बनता है, का और शा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से एक होता है त्रा, जो ता और रा से मिलकर बनता है। किससे बनता है, ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए कि मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, क्या कहते हैं, अहम, ठीक है, ऐसा मानता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। ऑप्शन ए है अहम एवं माननिम, ऑप्शन बी है अहम एवं माने, ऑप्शन सी है अहम एवं
मानयामी, और ऑप्शन नंबर डी है अहम एवं मन्ये। क्या होगा? अहम एवं मन्ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहम एवं मन्ये। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं बाजार जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। ठीक है, कर्मवाच्य वाक्य होगा, यानी कि ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है अहम आपणम गच्छामि, ऑप्शन बी है अस्माभिम आपणम गम्यते, ऑप्शन सी है महाम गम्यते आपणम, और ऑप्शन नंबर डी है मया आपणम गम्यते। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मया आपणम गम्यते। क्या होगा? मया आपणम गम्यते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, पच धातु का कृत्य प्रत्यय लगभग रूप। क्वेश्चन नंबर 18 है, पच धातु का कृत्य प्रत्यय लग कर रूप बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पच धातु का कृत्य प्रत्यय क्या होगा? यहाँ पर क्या बना है और क्या बना है? क्या बना है? क्या क्या बना है? आधा का बना है और बना है ता। ठीक है, क्या बना है? ता। का प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। ऑप्शन ए है पचता, ऑप्शन बी है पाका, ऑप्शन सी है पक्त, और ऑप्शन नंबर डी है पक्व। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्वा। क्या हो जाएगा? पक्वा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पक्वम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम पकवा या फिर पक्वम कहेंगे। ठीक है, जब हम पच धातु में कृत्य प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे? कृत्य प्रत्यय को लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? पक्वम बनेगा। क्या बनेगा? पक्वम बनेगा। ठीक है, पक्वम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह है, तो अव्यय किसका शब्द समूह है? ऑप्शन ए है साते यूयम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है साते यूयम, ऑप्शन बी है अत्र तत्र तस्य, ऑप्शन सी है सर्वत्र अधुना उपरि, और ऑप्शन नंबर डी है नमा सह ज्येष्ठा। तो ऑप्शन नंबर डी, तो तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वत्र अधुना उपरि। क्या होगा? सर्वत्र अधुना उपरि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, पचनवती संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पच यानी कि 5, नवती यानी कि 9, यानी कि 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 59, ऑप्शन बी है 905, ऑप्शन सी है 590, और ऑप्शन नंबर डी है 95। तो पच नवती संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 95 को पचनवती कहते हैं, जबकि 59 को क्या कहते हैं? नवपचाशत कहते हैं। 905 को पचाधिक नवतम कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी 590 को नवत्याधि पंचत शतम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना विद्वदोधम कहा गया है? तो संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदोधम कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है भरवी, ऑप्शन ए है भारवी, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है श्रीहर्ष।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योधौधम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीहर्ष को विद्योधौधम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, यहाँ से हमारे, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एकस्मिन् बस्ते कदाचित लक्ष्मा पार्वतम अवदम प्रेमा गौरी स्वपत्यो नाम उच्चताम अन्यथा अहम क्रीड़ा वजन भवति तांड्येयम इति तदा पार्वती अवदम मम पत्यु नाम शिवा इति शिवपदमस्य अन्यार्थ श्रृगाल इत्यवर्थ मत्वा लक्ष्मीम् अपृच्छत् कि भवत्या पति श्रृंगाल इति मम पति स्थाणुरिति निर्देशते इति उक्तवती पार्वती। ठीक है, लक्ष्मी अवदत् कि सा स्तंभम इति सा अस्ति पशुपति। ठीक है, इति अवदत् पार्वती तन्नाम सा पशुन चार्यति इत्यथे इति अवदत् लक्ष्मी एतादश लक्ष्मी पार्वते संलाप सर्वेषां मंडलाय भवतु। तो शिव पदस्य अन्यथा का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा क्या गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक गद्यांश टाइप से दे दिया गया है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शिव पदस्य अन्याथ का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि शिव पद अन्यास का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगाल। क्या होगा? श्रृंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को भी 22 की तरह ही पूछा गया। यहाँ पर ये पूरा वही सेम टू सेम गद्यांश दे दिया गया है और पूछा गया है कि गद्य खंडे कया प्रश्न प्रेष्यते। क्या होगा? गद्य खंडे कया प्रश्न पूछते, यानी गद्य खंड में किसका प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्म्या। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्म्या। ये हम 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डीपली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ओनली क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है, हमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और किस प्रकार से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, यही गद्यांश दे दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि कयोम संलापम सर्वेशाम मंडलाया भवतु। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कयो संलापा, ठीक है, कयो संलापा सर्वेशाम मंडलाय भवतु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी पार्वत्यो। क्या होगा? लक्ष्मी पार्वती। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना कि एकादश, ठीक है, यहाँ पर गद्यांश में दिया गया है कि एकादश लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप सर्वशा मंडलाय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी पार्वते। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे और इन्हीं में से हमें ढूंढ के इनका आंसर देना होगा। इसी पैरा से हमें देखकर इनका आंसर देना होगा। जैसे कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था कि शिव पदस्य अन्यात का। ठीक है, तो यहाँ पर आया था श्रृंगाल। क्या आया था? श्रृंगाल। तो यहाँ पर दिया गया है कि शिव पदस्य अन्यात श्रृंगाल इत्यर्थ मत्य लक्ष्मी अपृच्छत्। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उसका आंसर बताना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए। आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? ऑप्शन ए है अल प्रत्याहार, ऑप्शन बी है रट प्रत्याहार, ऑप्शन सी है हल प्रत्याहार, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? हल प्रत्याहार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ला प्रत्याहार। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ला प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है 79 की संख्या नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है नवसप्तति, ऑप्शन बी है ऊनाशीति, ऑप्शन सी है एकोनाशीति और ऑप्शन नंबर डी है एकोन सप्तमी। सप्तमी यानी कि 7। ठीक है, सप्तमी से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 7 का जिक्र है, जबकि पूछा गया है 79 यानी कि 79। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकोन सप्तमी। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकोन सप्तमी। क्या हो जाएगा? एकोन सप्तमी, जिसका अर्थ होता है ठीक है, जिसका अर्थ होता है 69 यानी कि 79। ठीक है, क्या होता है? जिसका अर्थ होता है 79, जबकि 79 क्या होते हैं? ठीक है, जबकि 79 क्या होता है? तो 79 होता है 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है। तो इस क्वेश्चन का हमें संस्कृत अनुवाद बताना है कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला। तो ऑप्शन ए है दिन पर्यंत पाठम अपठत, ऑप्शन बी है दिनाय पाठा पठिता, ऑप्शन सी है दिनेन पाठा पठिता और ऑप्शन नंबर डी है दिने पाठा पठित। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि दिन भर में पाठ पढ़। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिन भर में पाठ पढ़ डाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन भर यानी कि दिन पर्यंतम, मतलब दिन भर में यानी कि दिन पर्यंतम, पाठ यानी कि पाठम और पढ़ डाला यानी कि पास्ट टेंस में आ गया तो आ जाएगा आपठत। क्या आ जाएगा? आपठत, यानी कि दिन पर्यंतम पाठम आपठत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है उपकृषणम पद में समास है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा कि उपकृषणम पद में समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उपकृष्णम यानी कि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग उप क्या है? उप जो है वो उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्यों में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा कि 32 के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है द्वाधिक, ऑप्शन ए है द्वाधिका त्रिशत, ऑप्शन बी है द्रौतिशत, ऑप्शन सी है द्वातिशत और ऑप्शन नंबर डी है द्वित्रिशत। यानी कि त्रिशत का मतलब क्या होता है? तो त्रिशंत का मतलब होता है 30। त्रिशंत का मतलब क्या होता है? 30। तो क्वेश्चन में क्या आया है कि द्वि यानी कि द्वा। ठीक है, द्वा यानी कि दो और त्रिशत का मतलब क्या होता है? त्रिशत का मतलब होता है 30। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वातिशत। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी द्वात्रिशत। क्या हो जाएगा? द्वात्रिशत यानी कि 32। त्रिशत मतलब 30 और द्वा मतलब दो, द्वा मतलब दो, जबकि इसमें अशुद्ध कौन कौन से हैं? द्वा। ठीक है, जबकि जो 1, 2 और 4 जो हैं वो क्या हैं? अशुद्ध वाक्य हैं। क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है पति शब्द का सप्तमी और एक वचन रूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। ऑप्शन ए है पते, ऑप्शन बी है पति, ऑप्शन सी है पत्यों और ऑप्शन डी है पत्याम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पति शब्द का
सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्त्यों। क्या होगा? पत्त्यों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने यूपी टेट 2021 का संस्कृत का प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है। संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो आपका वर्णमाला चैप्टर है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो वर्णमाला से पूछे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? वर्णमाला से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के माध्यम से पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर को कर लिया है। तो रोज़ाना जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम। तो रोज़ाना 3 बजे जुड़ना ना भूलें हमारी क्लास संस्कृत क्लास से, जिसमें हमारा अग्नि परीक्षा बैच चल रहा है, जो यूपी टेट वाले विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।